हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखो यार, मैंने आप सभी को बोला था कि पॉलिटी पे अपन एक वीडियो बनाएंगे। तो देखो मैं उसी पे एक वीडियो बना रहा हूँ। ये मान लो कि जो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना, ये मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। आप एज अ इसको मेमोराइज कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा और आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें से। क्योंकि देखो अपन टीचर पढ़ाते हैं तो वो काफी एक्सप्लेनेशन करते हैं और फिर फाइनली अपन को एक चीज लिखाते हैं कि ये लिख लो, यही है इंपॉर्टेंट। तो मैं बस आपको वही वही पढ़ाने वाला हूँ। और देखो ये मान लेना इन अ नटसेल, जो रानी मैम कहती है कि 3 क्लासों को मैं आध घंटे में समराइज कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हो मतलब 3 क्लासों को मैं सिर्फ आधे घंटे में कवर कर रहा हूं ना, तो किस वे में पढ़ा रहूंगा मैं। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ा रहा हूं, मतलब सबका जूस निकाल के मैं आपको दे रहा हूं, ये मान सकते हो आप। मैंने पहले आज से पहले कभी पढ़ा नहीं। हाँ, एक बार जरूर पढ़ाया था टीचर डे पे, जब मैं खुद पढ़ने वाला बच्चा ही था, बच्चों को ही पढ़ाया था। उसके बाद मैंने कभी आज तक पढ़ाया नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, अगर मैं सही पढ़ा पाया, आपको सही से एक्सप्लेन कर पाया, तो दूसरी वीडियो बना देंगे। बता, अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बारे में कब से स्टार्ट हुआ, किसने डिमांड की, उसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग्स थी उनको लेके, और कमेटी और उनके चेयरपर्सन, ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन पे बात करेंगे अपन। फिर अपन करेंगे फंडामेंटल राइट्स पे बात। उसके बाद अपन करेंगे इंडियन पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। बस यहाँ तक ही आज कवर करेंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये भाई 5 क्लास का, मैं सिर्फ आपको आधे घंटे में पढ़ाऊंगा, समझ सकते हो। मतलब 5-6 घंटे की क्लास सिर्फ आपको आधे घंटे में दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखो जो मैंने नोट्स बनाए थे ना, उस टाइम बिल्कुल भी सोचा नहीं था मैंने कि मेरे को कहीं पढ़ाने की या कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने यार ऐसे ही, देखो बॉयज की हैंड राइटिंग मतलब मेरी नहीं है अच्छी, औरों की हो सकती है, बट देखो मैंने ऐसे ही हवा में बनाए थे एकदम। मतलब अपन को पढ़ना था, सोचा नहीं था कि कभी ऐसे वीडियो के लिए काम आएंगे। तो समझ लेना, सुन लेना, मतलब कॉपी पे ध्यान। अगर कोई गलती होती है तो यार समझ लेना, हो जाती है मेरे से कई बार। ठीक है, ओके। देखो अपन सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसकी जो सबसे पहली जो बरवली अपन को लिखा मिलता है, ये मिलता है 1928 में। स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की मोतीलाल नेहरू ने डिमांड की थी। ठीक है, और उसके बाद जो फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड किया गया था, एम एन रॉय ने किया था 1934 में। एंड 1935 में डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस की साइड से, मतलब 1935 में डिमांड किया गया था। ठीक है, और 1938 में जो इंडियन लोग थे उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, इसको लेके कि इस पर मतलब वो रिसर्च वगैरह करेगी बनाने के लिए किस वे में बनाना है। ठीक है, फिर अपना 1939 से और 45 तक आता है, अपना वर्ल्ड वॉर सेकंड आ जाता है। फिर क्या है कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा होता है, मतलब ब्रिटेन से वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे अपने इंडिया से फेवर मांगा गया था। तो उस टाइम एक क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है, तो और 1945 में जो अमेरिका है वो यूनाइटेड नेशन मतलब एस्टेब्लिश हुआ और एक सुपर पावर की कम में ओवरकम किया उसने। ठीक है, एंड 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ, इसमें 3 मेंबर की कमेटी बनी थी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो टोटल मेंबर थे ये 389 थे। ठीक है, अब इसको कैसे, ये जो 389 थे इनको कैसे डिवाइड किया गया है वो देख लो आप। जो देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें टोटल मेंबर थे 389। ठीक है, अब उनमें से 292 थे, ये थे इलेक्टेड थे फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविजनल ऑफ इंडिया से थे। ठीक है, 93 थे नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट से थे, और जो 4 थे इलेक्टेड थे फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविजन ऑफ इंडिया से थे। अब इसमें से 296 में से ये देख लो आप, जो कांग्रेस के थे 208 थे, और 73 थे मुस्लिम लीग से, और 15 अदर पार्टी के थे, और 9 वोमेन मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, ये अपना अच्छा खासा ये हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में पूरा। अब इसमें ये देख लो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था फर्स्ट टाइम, उसमें 2000 एरर थे स्टार्टिंग में। ठीक है, और उस टाइम पे भाई, उस टाइम पे 64 लाख इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका कॉस्ट आया था अपना। मतलब उस टाइम पे 64 एक बड़ा अमाउंट था भाई, छोटा मोटा नहीं है। आज के टाइम पे चलो कुछ नहीं है, मान लिया। ठीक है, ये हो जाता है अपना मेन जो पॉइंट्स है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये याद रखना। मोस्टली इनसे सारे क्वेश्चन आ जाते हैं अपने ये मेंबर वगैरह। अब देख लो आप कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो मीटिंग होती थी उनके बारे में पढ़ लो आप, क्योंकि ये मीटिंग भी पूछी जाती है। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ये हुई थी, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, और जो लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 में हुई थी। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल टाइम कितना लगा बनाने में? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल टाइम लगा था अपना 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगे थे। ठीक है यार, थोड़े से दिन और ले लेते, 3 साल राउंड फिगर में कर देते भाई। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में था, ये 11 सेशन हुए थे इसके टोटल। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसका फर्स्ट चेयरमैन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सच्चिदानंद सिन्हा था, ये टेम्परेरी थे। ठीक है, और जो फर्स्ट चेयरमैन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट, ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेरी और परमानेंट, ये डिफरेंस याद रखना। जो फर्स्ट जो टेम्परेरी था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेयरमैन था, वो तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो परमानेंट जो मेंबर था वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
एंड जो एडवाइजर थे वी एन रॉय थे, है ना, एंड वाइस प्रेसिडेंट थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, ये अपना मोस्टली हो जाता है कवर। अब कमेटी देख लो और उनके चेयरपर्सन कौन थे। जो नेशनल फ्लैग कमेटी थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और माइनॉरिटी ट्राइबल एरिया और बॉर्डर एरिया के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब उनको ऐसी दी गई कि वहां पे कुछ भी उपद्रव वगैरह लड़ाई वड़ाई हो सकती है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कवर करेंगे उसको। ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनको बी आर अम्बेडकर साहब ने किया था। एंड जो नॉर्थ ईस्ट वेलफेयर कमेटी थी इनको गोपीनाथ वर्दोली ने, ठीक है, इसके चेयरपर्सन थे। और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे चेयरपर्सन, है ना। एंड हाउस कमेटी के वो बीपी सिद्धारमैया थे, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी थे, ठीक है। ये हो गया अपने, और मोस्टली ये भी है कुछ, जैसे एक ये याद रख लेना, अरे सब्जेक्ट मतलब कम्युनिटी ऑफ माइनॉरिटी के हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। यूनियन पावर कमेटी एंड स्टेट पावर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके जवाहरलाल नेहरू थे। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट पावर कमेटी और स्टेट पावर, एक तो यूनियन पावर कमेटी और स्टेट पावर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो जवाहरलाल नेहरू थे ये चेयरपर्सन थे, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स के जे वी कृपलानी थे। और कमीशन को जो एग्जामिन करने के लिए जो चेयरपर्सन थे ए के अय्यर थे, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का अपन ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स थे ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इसको दिया गया है, और है ना, फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया गया आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। और फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में पाए जाते हैं ना, तो इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो सिविलियंस को दिए गए। अब ये आप पढ़ लो, देखो, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 हो गया। राइट टू फ्रीडम ये हो गया 25 से 28 हो गया, ठीक है। और राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन 29 से 30 हो गया। एंड राइट फॉर प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 था इसको हटा दिया गया है, क्योंकि ये केशवानंद भारती वाला केस सुना होगा आपने, वही है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 32, ठीक है। अभी अपन चलो एक्सप्लेन इसमें पढ़ेंगे ठीक से। देखो, फंडामेंटल एट प्रेजेंट है ना अपने पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी के ये हटा दिया गया है, ठीक है, अंडर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 1978 में, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 12 था, ये डिफाइन करता है स्टेट को कि ये ना जो भी गवर्नमेंट बॉडी होंगी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अदर अथॉरिटी होंगी, ये सभी इंडियन टेरिटरी में कंसीडर की जाएंगे कि यूनियन के अंडर में, ठीक है। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि जो अपने फंडामेंटल राइट्स है ना इनको कभी भी लॉस नहीं किया जा सकता। हाँ, ये कह सकते हो कि इनको मतलब टेम्परेरी हटा दिया जाता है, बट ये नहीं परमानेंट हटा दिया जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। अगर ऐसा हुआ तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को फेल माना जाएगा वहां पे, ठीक है। अब आर्टिकल 14 आता है, ये राइट टू इक्वलिटी बताता है, ये बोला जाएगा इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है सबके लिए, ठीक है, ये हो जाता है इसमें। आर्टिकल 15 कहता है कि इक्वलिटी है टू स्टेट्स राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जेंडर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी सेक्स हो, नो, मतलब कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ हो, नो डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, ये हो जाता है। और आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वलिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जेंडर, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली राइट दिया गया है, ठीक है। और जैसे प्रमोशन होता है ये बताया गया है आर्टिकल 16 के अंडर ही, जैसे प्रमोशन एंड रिजर्वेशन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, नॉट अ वायलेशन, ये इसको अपन वायलेशन का नहीं मान सकते, मतलब एक कोई वायलेशन नहीं होता, ये रिजर्वेशन वगैरह है, ठीक है। वो एक अलग मैटर हो जाता है कि वो जैसे कि अदर कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वगैरह हैं उनको SC ST को और OBC वगैरह को उनको थोड़ा मतलब रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि वो उनको थोड़ा पिछड़ा मानते हैं उस टाइम से, है ना, तो इसलिए, ठीक है। एंड जो अपना आर्टिकल 17 होता है इसको कई बार पूछता है, अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल है ये 17 है, इसको याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। एंड जो आर्टिकल 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल होता है, ठीक है, इसमें स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड टाइटल होता है, जैसे महाराजा दीवान होता है सिर्फ एजुकेशनल वगैरह में या मिलिट्री में या पुलिस में, इनमें ही थोड़ा मिलता है। जैसे अपन ये नहीं है कि कोई भी अब महाराजा लगा लिया, पहले सुल्तान लगा लेते थे, कुछ भी लगा लेते, ऐसा नहीं है। अब सिर्फ डॉक्टर PhD करते हैं तो ही अपन को डॉक्टर लगाने का अपन टाइटल वगैरह लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे कोई नहीं लगा सकता कि कुछ भी लगा लिया, पहले सुल्तान और वो बन के बैठ जाते थे ना, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो जाता है। फिर अपना आर्टिकल होता है 19 से लेकर 22 तक होता है राइट टू फ्रीडम होता है, अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इसमें, कि अपन है ना ये अपन कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, अपन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, मीटिंग कहीं कर सकते हैं या किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट विदाउट वायलेशन, ठीक है। और आर्टिकल जो अपना ये है 21 है, ये होता है राइट टू लाइफ होता है, नो वन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम लाइफ होता है, बट इस सभी को मतलब जीवन जीने का अधिकार है, ये आप कह सकते हो। राइट टू फ्रीडम होता है, राइट टू एजुकेशन होता है 21A के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है।
और ये राइट टू फॉर इलेक्ट्रिसिटी होता है कि सबके लिए बिजली वगैरह हो, ये हो जाता है अपने इंपॉर्टेंट। और फिर होता है प्रोटेक्शन अरेस्ट एंड डिटेंशन होता है, मतलब कि कोई भी अगर इंसान को अरेस्ट किया गया है आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग, तो उसको कोर्ट में 24 आवर के अंडर में मतलब उसको पेश करना ही होगा जज के सामने अपन को, ठीक है, वही उस पर डिसीजन लेंगे जो भी लेना है। एंड ये आप याद रख सकते हैं, एंड 23 और 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है, ये यार आप पढ़ लेना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और एक याद रखना, ये आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, या इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये याद रखना बस अपन, ठीक है, इतना ही आर्टिकल याद रखना। अब ये तो है नहीं पूरे आर्टिकल रटने बैठोगे तुम, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कुछ, इतना हो जाता है। फिर अपनी आती है इंपॉर्टेंट, देखो प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये पढ़ लो आप, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना। देखो प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें क्या है, पार्लियामेंट होता है आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये ऑर्डर से है सब, पार्लियामेंट है वो 79 से होगा। और पार्लियामेंट आर्टिकल 18 है, इसमें राज्यसभा होता है, और 81 में लोकसभा होता है। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और परमानेंट हाउस भी कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में होते हैं अपने 250 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो लोकसभा है जो अभी जस्ट इलेक्शन हुए थे उसमें 552 होते हैं, जिसमें क्या है कि 550 प्लस 2 SC ST के, पहले एंग्लो इंडियन हुआ करते थे जो SC ST को सीट दे दी है, क्योंकि भाई अब एंग्लो इंडियन वाला सीन तो रहा नहीं कुछ, ठीक है, ये हो जाता है। और राज्यसभा का सुन लो 250 मेंबर्स होते हैं, इसमें 238 MLA होते हैं एंड 12 होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। और एज इनकी होनी चाहिए 30, वाइस प्रेसिडेंट इसके हेड माने जाते हैं हाउस के, और 6 ईयर होता है इनका रिटायरमेंट, और 2 साल में इसके चेंज होते रहते हैं, शायद 1/3 है ना। और काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, और इसको लोकसभा को अपन हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, ठीक है। इसमें 25 एज चाहिए होती है, 5 ईयर इसका टेन्यूर रहता है, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, ये हो जाता है अपना। फिर आते हैं देखो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है अपना, देखो आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग एक इंडिया का प्रेसिडेंट होगा, और प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिविलियन ऑफ इंडिया माना जाएगा। और पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, ये अब देखो वीटो पावर पढ़ो आप प्रेसिडेंट की, ये देखो वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट 3 टाइप की वीटो पावर्स होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो में क्या है कि जैसे मिनिस्टरों ने कोई भी अपन को अप्रूवल भेजा प्रेसिडेंट के लिए सिग्नेचर के लिए, तो उसमें प्रेसिडेंट क्या करेगा, या तो पास कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, कैंसिल, ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूट वीटो में। मतलब फाइनली उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये पास करना है, क्या करना है उसको, तो वो एक्सेप्ट करेगा या उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देगा। सस्पेंशन वीटो में क्या होता है, सस्पेंशन वीटो में ये होता है, देखो नाम से ही थोड़ा क्लैरिफाई होता है, सस्पेंशन मतलब कंफ्यूजन में रखेगा कि आपने कोई प्रपोजल भेजा, प्रेसिडेंट के पास गया, उसने वो वापस मिनिस्ट्री को भेजा कि आप इसमें थोड़े बहुत कुछ चेंज करो, फिर मैं इसको देखता हूँ, लेकिन वो फिर उसको वापस भेजेंगे तो उसको अप्रूवल करना ही होगा। और सस्पेंशन वीटो एक ये होता है, जैसे कोई मान लो कोई भी फाइनेंशियल बिल आया, अब उसमें मान लो फाइनेंशियल बिल आया तो उसमें थोड़े उन्होंने ज्यादा पैसा की डिमांड की है, अब उसको प्रेसिडेंट उसको अप्रूव तो कर देगा, बट जो आगे से उसको बजट वगैरह मिलेगा वो सब देख के ही देते हैं, तो वहां पे काट लेते हैं, तो इसलिए उसमें कोई बात रहती नहीं है। मतलब जो सस्पेंशन वीटो का जो अगर दोबारा जाता है ना कोई भी अप्रूवल, तो वो पास होता ही है। अब पॉकेट वीटो में क्या होता है कि जैसे कोई भी अपन ने अप्रूवल भेजा मिनिस्टरों ने मिनिस्ट्री से, तो उसको मतलब ये एक कूल बैक कह सकते हो इसको, मतलब प्रेसिडेंट कुछ नहीं कहेगा, उसको अपने पास रख लेगा पॉकेट वीटो में, ठीक है, उसके ऊपर कितने भी साल रख सकता है, उस पर कोई सीन है नहीं ऐसा, तो ठीक है, वो ना तो उसको पास ही कर सकता है ना रिजेक्ट, तो उसको पड़ा रहेगा, बस उनको पड़े रहना है ठंडे, ठीक है, तो इसलिए इसको कूल बैक कहते हैं। अब प्रेसिडेंट इलेक्शन का सुन लो, जो सिक्योरिटी मनी होती है फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन ये होती है 15,000 होती है, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब जैसे अपन इलेक्शन लड़ेंगे ना प्रेसिडेंट का, तो 15,000 अपन को जमा कराने पड़ेंगे, और ये रिफंड नहीं होंगे अगर अपन को जितने भी मेंबर्स खड़े हुए हैं और जो वोटिंग पड़ी है, अगर अपन को 1/6 वोट से कम पड़ी है ना, ये 1/6 वोट पड़ी है, अपन एलिमिनेट हो गए, मतलब 6 में सबसे कम आपको ही मिला है, तो आपको ये 15,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। और ये क्वेश्चन याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि जो 15,000 होते हैं इनको कौन रखता है, इनको RBI रखती है अमाउंट को, इसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में, ठीक है, सरकार के खजाने में रखती है। और प्रेसिडेंट होता है नॉमिनेट करता है 12 मेंबर करता है फ्रॉम राज्यसभा से, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 2 मेंबर्स फ्रॉम दी लोकसभा SC ST के होते हैं। अब ठीक है, ये पढ़ लो। अब आ जाते हैं जो प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। देखो 52 के अकॉर्डिंग है जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का होगा ही होगा, फिर आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। और 53 क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन होती है, जिसमें इमरजेंसी होती है ना, वो होती है। 54 ये याद रखना, 54 एंड 55 अच्छे से देखो। 54 क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, एंड 55 होगा जो इलेक्शन, जो मैनर ऑफ इलेक्शन है ना प्रेसिडेंट का,
प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो मैनर है जैसे, तो वो होता है, ठीक है। ये डिफरेंस जरूर याद रखना कि 54 तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होगा एंड 55 होगा मैनर ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट, एंड 56 होगा टर्म ऑफ ऑफिस उसका 5 साल रहता है, और 57 हो गया एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट होता है वो इनफाइनाइट टाइम बन सकता है, ऐसा भी कोई रूल है नहीं, ठीक है। और 58 में क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट क्या क्या होनी चाहिए वो बताया गया है, और 59 में क्या है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट इसकी ऑफिस में जो रहती है वो, ठीक है। एंड 60 के अकॉर्डिंग वो ओथ लेगा एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, ओथ ली जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, 60 में वो लिखा है आर्टिकल में, एंड 61 में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, ठीक है। एंड 62 के अकॉर्डिंग है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन फुल वैकेंसी, अगर कोई प्रेसिडेंट वगैरह है वो रिजाइन मार देता है तो उस पोस्ट को वाइस प्रेसिडेंट संभाल सकता है, ठीक है, 180 डेज तक, ठीक है। और 72 क्या होती है, जैसे कोई भी क्रिमिनल वगैरह है, कोई भी केस में जो प्रेसिडेंट है वो अपनी स्पेशल पावर का यूज कर सकता है, किसी को भी क्षमा शक्ति वगैरह पार्डन पावर दे सकता है, ठीक है। और जो 123 आर्टिकल है इसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, 143 एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट मैं जैसे पढ़ा सकता, मतलब मैं एज ए एक्सप्लेन ही कर सकता हूँ। देखो टीचर बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, बट आपको अगर थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है तो मेरे लिए वही अच्छा होगा, कोई नहीं अगर है, अदरवाइज अपन को कोई प्रॉब्लम है नहीं बनाएंगे अपन। हो सकता है मैं इतना अच्छा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि भाई 5 क्लासों का था ये, जो मैंने सिर्फ 15 मिनट में दे दिया, भाई मैंने सिर्फ पढ़ा है। आप इसको वैसे एक चीज कर सकते हो, आप इसको ना वीडियो को ना 5-10 बार देखना, आपके दिमाग में रट जाएगा, मतलब जैसे कोई सॉन्ग नहीं रटता ना, तो आपको ऐसे याद रह सकता है, और ये ना क्वेश्चन मोस्टली कवर हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। आपको रामायण नहीं का मैं नहीं बताया, रामायण तो नहीं सुनाई इस पे मैंने, पर हाँ ये है कि क्वेश्चन मोस्टली है ना सारे कवर हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।